फिज़िकली के लिए भी जब कभी वो दिल्ली आता या मुझे कभी कुछ टाइम के लिए जयपुर लेके जाता, तो एक रूम में भी हमारा रहना ऐसे होता था जैसे कि एक कमरे में 2 अजनबी रह रहे हों। नेक्स्ट मंथ मुझे खुशखबरी चाहिए वरना तेरे घर छोड़ आएँगे। उसका सिर्फ़ यही जवाब होता था कि मुझे तुझसे प्यार नहीं है, मैं नहीं करता तुझसे प्यार। माँ बनने के बाद और एक औरत को ऐसे कैसे बोल सकती है कि मतलब तू तो हिजड़ी है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 1 महीना बीत गया, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, कोई लेने नहीं आया। इसी बीच मेरे हाथ में वहाँ से डाइवोर्स के पेपर आ गए। रिश्तेदार भी हैं, बहुत से ऐसे हैं जो पीठ पीछे बुराई करते हैं कि एक लड़की से शादी की है, एक लड़की से शादी की है। मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि नमस्ते, मेरा नाम हेमलता है। मैं गुड़गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ और बेसिकली मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था, लेकिन अभी मैं गुड़गाँव में ही रह रही हूँ और मैं एक डाइवोर्सी हूँ। अब आपको देख के ये लग रहा होगा कि डाइवोर्सी और मेरा ये लुक, लेकिन ये मेरी दूसरी शादी है। मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलॉन्ग करती हूँ। मेरे पापा लेडीज़ टेलर हैं। इसी इसी काम से ही हम 2 बहन 2 भाई हैं। इसी काम से ही उन्होंने हमें पढ़ाया, लिखाया, सबकी शादी की। किसी रिश्तेदार के थ्रू रिश्ता आया था। घर में सब अच्छा था, फैमिली वाले अच्छे थे। देखने गए, जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो भी स्टार्टिंग होती है, सब कुछ ठीक था, सब अच्छा चल रहा था। वहाँ पर फैमिली बहुत छोटी फैमिली थी। अपने घर में वो अकेला लड़का था, सब ठीक चल रहा था। मतलब उसको ही प्रॉब्लम थी कि जैसे एक अंडरस्टैंडिंग को लेके बात करें तो बातें नहीं मानना, मतलब बातें करना ही नहीं। शादी के 2-3 महीने बाद से ही लगने लगा कि हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। ना तो वो मेरे से बात करना पसंद करता था और ना ही उसको मुझ में कुछ इंटरेस्ट था। जैसे कि नई-नई शादी होती है, आपस में बातें करना, एक-दूसरे को जानना। अरेंज मैरिज में बेसिकली यही चीज़ें होती है कि फैमिली तक तो बाद में, पहले हम एक-दूसरे को जान लें, उसके बाद हम फैमिली तक आएँ। लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ था ही नहीं, वो मुझसे बात करना ही पसंद नहीं करता था। जब भी वो जयपुर में जॉब करता था, फैमिली दिल्ली में रहती थी, वो उसका बस यही होता था कि मुझे दिल्ली छोड़ के खुद जयपुर में रहना और घर वाले मुझे फ़ोर्स करते थे बेबी के लिए। फिज़िकली के लिए भी जब कभी वो दिल्ली आता या मुझे कभी कुछ टाइम के लिए जयपुर लेके जाता, तो एक रूम में भी हमारा रहना ऐसे होता था जैसे कि एक कमरे में 2 अजनबी रह रहे हों। अगर उसका मन किया तो फिज़िकली हो गए, अदरवाइज़ उसको कोई मतलब ही नहीं होता था। जैसे-तैसे 1 साल, शादी के 1 साल बाद मुझे कंसीव हुआ और 2015 में मैंने एक बेटी को जन्म दिया। उसकी जर्नी भी ये रही कि जब तक, मतलब मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, जब तक उसकी मम्मी का यही कहना होता था कि नेक्स्ट मंथ मुझे खुशखबरी चाहिए, नेक्स्ट मंथ मुझे खुशखबरी चाहिए वरना तेरे घर छोड़ आएँगे। ये सब चीज़ें मेरे को सुनने को मिलती थी। अब बच्चा पैदा करना एक औरत के हाथ में नहीं होता है। एक आदमी, एक औरत, दोनों की ही उसमें रज़ामंदी होती है जिससे कि एक बच्चे का जन्म हो पाता है। लेकिन वही चीज़ें उनकी माँ को मैं क्या ही समझा पाती कि उसका बेटा इंटरेस्टिंग नहीं है या वो मेरे से बातें नहीं करता है या कुछ भी चीज़ है। ऐसे ही करते-करते जैसे-तैसे मैंने कंसीव भी किया। प्रेगनेंसी के मेरे 2-3 महीने मतलब बहुत ही बेकार निकले। कि कभी मेरे को दिल्ली छोड़ कर चला जाता था, कभी मैं अपने घर रहती थी। कुछ टाइम में अब मेरे को मेरे घर छोड़ देता था। एक बार घर छोड़ने के बाद वापस लेने नहीं आता था। घर से ही अपना घर मुझे बसाना था। यही चीज़ें सोच के मैं कभी अपनी मम्मी को, अपने भाई को लेके मैं उसके पास मतलब दिल्ली में चली जाती थी अपने ससुराल में। 6-7 महीने बीत चुके थे मेरी प्रेगनेंसी के। मुझे उसकी बहन की तरफ से भी इतना टॉर्चर मुझे होने लगा कि मतलब मुझसे कोई जैसे बात ही नहीं करता था उस घर में। वो जयपुर में रहता था, फैमिली में उसकी माँ और बहन होते थे, वो दोनों नीचे रहते थे और मैं प्रेगनेंसी की हालत में अपने रूम में अकेली रहती थी। मतलब बात करना तो, शक्ल देखना तो दूर, ना ही कोई बात करने वाला होता था, ना ही कुछ। सिर्फ़ मेरा इतना काम होता था कि मैं नीचे आऊँ, अपना खाना लूँ और चली जाऊँ। क्योंकि उसकी बहन ने
मुझसे इतना ही कहते हैं ना कि दुश्मनी पैदा कर लेना, यही चीज़ मतलब उसने इतनी कर ली थी कि उसको मेरे हाथ का ना तो खाना पसंद था, ना उसको मेरी शक्ल पसंद थी। मैं घर पे कुछ भी बात होती थी, उन लोगों का बस एक ही चीज़ होती थी कि वो फ़ोन करके उसको बोल देते थे जयपुर में कि ये ऐसे कर रही है या वैसे कर रही है। मुझे आके किसी ने ये नहीं बोला कि मैंने करा क्या है। बेटी को जन्म देने के बाद मुझे ये लगा कि शायद हमारे रिश्ते में कुछ सुधार होगा, सब ठीक होगा, क्योंकि अब हमारे बीच एक बच्चा आ चुका है, जिसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पर शायद वो मेरी गलतफ़हमी थी। उसी के साथ जैसे-जैसे टाइम बीत रहे थे, बच्ची बड़ी हो रही थी, 2 महीने की, 3 महीने की, उसको जैसे बच्चे से कोई लगाव ही ना रहा हो। बस आता 1-2 दिन के लिए दिल्ली आता और मिलता और चला जाता। सिर्फ़ उसको अपनी माँ-बहन से ही बातें करनी होती थी, मुझसे बातें उसको करनी ही नहीं होती थी। थोड़ी बहुत देर बेटी को भी खिलाता, फिर चला जाता। ऐसे ही करते हुए कुछ टाइम बीता, जब ज़्यादा ही दिन बीतते चले गए, तो मुझे लगा कि मुझे उससे बात करनी चाहिए। मैंने उससे बात करने की कोशिश की कि मतलब हमारे बीच बच्चा भी है। उसका सिर्फ़ यही जवाब होता था कि मुझे तुझसे प्यार नहीं है, मैं नहीं करता तुझसे प्यार। ऐसे ही करते-करते 1 साल बीत गया। बेटी भी 1 साल की हो गई। जैसे वो बड़ी हो रही थी, तो एक डर ये भी था कि मतलब एक बच्चे के ऊपर क्या ही इम्पैक्ट पड़ेगा कि उसके माँ-बाप कैसे हैं। ना तो आपस में बातें करते हैं, ना ही साथ में जो कि एक बच्चा देखता है अपने माँ-बाप को बातें करता हुआ, हँसता हुआ, ये सारी चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे लगा कि ये सारी बातें मुझे अपनी मदर इन लॉ से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी माँ अपने बेटे का घर बिगाड़ना तो नहीं चाहेगी। अगर मुझ में कुछ कमी है या फिर बेटे में मतलब कोई कुछ चीज़ें हैं वो नहीं समझ पा रहा है, तो उसको वो समझाएगी। शायद ये सोच के मैंने अपनी मदर इन लॉ से बात की, मैंने अपनी सारी बातें मैंने उसको बताई कि हमारे बीच बातें नहीं होती है, या मतलब एटलीस्ट मैंने उसको इतना तक भी बताया कि हमारी फिज़िकल रिलेशनशिप भी हमारा ठीक नहीं चल रहा है, और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ टाइम बाद आपस में कुछ कहा-सुनी हुई, मेरे सास ने मुझे एकदम छुटते ही बोला, मतलब कि तू तो हिजड़ी है और तुझे हमने अपने घर में रखा हुआ है। वो लाइन सुनते ही जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि एक माँ बनने के बाद और एक औरत को ऐसे कैसे बोल सकती है कि मतलब तू तो हिजड़ी है। जो इस तरह की लाइफ़ जीते हैं, शायद वो लोग भी ये चीज़ें नहीं सुनते हैं। लेकिन जब उस एक औरत ने एक औरत के लिए ऐसा बोला और उसका बेटा साथ में खड़ा हुआ सुन रहा था, मैंने मैंने उसको बोला कि आपने सुना मम्मी ने क्या बोला? तो वो कुछ नहीं बोला। मतलब वो चुपचाप वो सुनता रहा इन बातों को कि जैसे उसको कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। फिर भी मैंने सोचा, अब उस दिन मतलब वो रात एक ऐसी रात थी कि मेरे दिमाग से वो बातें, जब वो कहते हैं ना कि कानों में गूँजते रहना, अगर आज भी मैं उस चीज़ को याद करूँ तो मेरे रोंगटे काँप जाते हैं कि मैं क्या वर्ड मैं सुन के आई हूँ। मैं अपनी बेटी को लेके अपने कमरे में गई, पूरी रात मैं उसके साथ रही, रोती रही। दिन निकलते ही मेरा फिर वही रूटीन मेरा शुरू हो गया। सुबह 5 बजे उठना, उठ के सारा काम करना, रात को उसके पापा 12 बजे आते थे, उनको खाना दे के खाना गरम करके उनको दे के मैं जाके तब मैं सोती थी। मेरा ऐसे ही रूटीन चलता रहा। मैंने कहा ठीक है, जैसे ही रखेंगे, क्योंकि मैं अपने घर वापस नहीं आना चाहती थी। मेरे माँ-बाप मतलब इतने, वो लोग पहले से ही परेशान रहते थे, तो जब इतना पढ़ा-लिखा के उन्होंने सब कुछ अपनी जमा पूँजी मेरी शादी में लगा के मुझे विदा किया, तो मैं दोबारा आकर उन पर बोझ मैं नहीं बनना चाहती थी। उसी के कुछ दिन बाद ही रक्षाबंधन का त्योहार पड़ा। उन लोगों ने एक प्लान बनाया, प्लान के तहत मुझे मेरे घर भेजा रक्षाबंधन के त्योहार के लिए कि अपने घर जा, रक्षाबंधन का त्योहार मना। मैंने मना किया कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है, पर फिर भी उन्होंने फ़ोर्स करके कि मैं खाना नहीं खाऊँगी, ये वो 1-2 बातें और बोल के मुझे मेरे फादर इन लॉ के साथ भेज दिया कि वो तेरे को लेके जाएँगे, त्योहार मना के वापस साथ में ले आएँगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेट्रो स्टेशन पे
फादर इन लॉ एक ऑटो में बैठाकर वापस वहाँ से मुझे छोड़ के और आ गए। जब मैंने बोला कि मुझे घर तक चलो तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं कुछ टाइम बाद आके ले जाऊँगा। ऐसे ही कुछ टाइम तक चलता रहा, मैं अपने घर आ गई, 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 1 महीना बीत गया, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, कोई लेने नहीं आया। इसी बीच मेरे हाथ में वहाँ से डाइवोर्स के पेपर आ गए। वो टाइम भी मेरे लिए ऐसा था कि पता नहीं, जैसे मेरे सिर पे पहाड़ बीत गया, पहाड़ टूट गया हो कि एक बेटी के साथ आगे मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा था कि मैं एक बेटी के साथ मैं कैसे क्या स्ट्रगल, मतलब मैं क्या करूँगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। कुछ टाइम तक मैं उस टाइम पूरी तरह डिप्रेशन में थी। सिर्फ़ मेरे मम्मी-पापा मेरे सपोर्ट में खड़े थे। उन्होंने मुझसे एक बात बोली कि चाहे तेरे साथ कोई हो, चाहे ना हो, हम तेरे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। यही चीज़ मेरे को इतनी, उसी एक लाइन से मुझे इतनी हिम्मत मिली, मैं दोबारा से मैंने सोचा कि जब मेरे माँ-बाप ने मुझे पढ़ाया है, तो उसका मैं यूज़ करूँगी और मैंने जॉब सर्च करना शुरू किया। ये 2017 में डाइवोर्स के पेपर आए थे और जनवरी 2018 में मेरे को जॉब मिल गई थी। मैं एक स्कूल में जॉब करने लगी। जब उन्होंने डाइवोर्स केस फाइल ही कर दिया, तो वहाँ पे डाइवोर्स केस कोर्ट में चल रहा था। अपनी बेटी के साथ मैं हर हियरिंग पे जाती, लेकिन वो 2 हियरिंग पे आता और तीसरी पे आता ही नहीं। 1-2 बार मैं बेटी को लेके गई, फिर उसके बाद मैंने उसको भी ले जाना मैंने छोड़ दिया। उसको मैं घर पे छोड़ के मैं जाती, हियरिंग होती, बस डेट मिल जाती और मैं वापस आ जाती। ऐसे ही करते-करते 2-3 साल बीत गए। उसके बाद आ गया कोरोना 2020, जिसमें कि पूरा इंडिया ही बंद था। कोर्ट वगैरह सब बंद थे, तो उसके लिए मैंने वेट किया। 2021 में मैंने उससे डाइवोर्स लिया। जब मैं जॉब कर रही थी, तो मेरी मुलाकात हुई राजवीर से, जो कि अभी मेरे हस्बैंड हैं। उस टाइम स्टार्टिंग में हम साथ में ही जॉब करते थे, एक दूसरे से मिले, एज़ अ कलीग हम काम करते-करते एक दूसरे से जान-पहचान बढ़ी। कुछ उन्होंने अपने बारे में बताया, कुछ मैंने अपने बारे में बताया। मैंने उनको अपने बारे में स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी कहानी बताई। ऐसे ही एक बार मैं स्कूल में काम कर रही थी, काम करते-करते ही वो मेरे पास आए और आके ही ऐसे ही एज़ अ फ्रेंड हम बातें कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि मैम, आप मेरे बारे में जानते हो? मैंने कहा, हाँ सर, आपके बारे में क्या? आप स्कूल में टीचर हो, आप स्कूल में आर्ट टीचर हो और मैं यहाँ जॉब करती हूँ, आप भी यहाँ जॉब करते हो। कह रहे नहीं मैम, कुछ और बात। मैंने कहा कुछ और मतलब? कह रहा आप, फिर उन्होंने एक यूट्यूब से एक वीडियो निकाल के मुझे दी कि आप ये घर जाके देखना। जब मैंने घर पे देखी कि मुझे पता चला कि मतलब उन्होंने अपना ट्रांज़िशन कराया है। पहले वो एक लड़की थे, उसके बाद वो एक मेल बने। ये देख के वो ये चीज़ मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी। मैंने नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल में आई, तो मैंने बोला कि मतलब ऐसा भी होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लड़की मतलब लड़का बना हो? तो तब उन्होंने अपने बारे में मुझे सारी चीज़ें बताई। मुझे समझ में आया कि हाँ, चलो तब मुझे समझ में आया कि ये चीज़ होती है। उस टाइम हम सिर्फ़ जस्ट फ्रेंड थे, कलीग्स थे, साथ में काम करते थे। जैसे-जैसे हम साथ में रहने लगे, बातें होने लगी, आगे टाइम बीतता जा रहा था। एक-दूसरे को हम समझने लगे, तो हमें लगा कि हमें एक-दूसरे के साथ रहना चाहिए। हमारा रिलेशनशिप एक ऐसे मोड़ पे पहुँच चुका था कि हमें शादी करनी थी। तब मैंने अपने घर में जब मैंने बताया कि जिस सर के बारे में मैंने पहले बात की थी, वो यही हैं, इन्होंने ही अपना ट्रांज़िशन कराया है फीमेल टू मेल। तो मम्मी ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसे कैसे रहेगी, मतलब ये क्या है? तब मैंने जो चीज़ मुझे उनसे पता चली थी कि उन्होंने अपने लाइफ़ में क्या कुछ स्ट्रगल किया है या क्या उन्होंने फेस किया है, वही चीज़ें मैंने अपनी मम्मी को एक्सप्लेन की कि ये कैसे होता है? ये एक डिसऑर्डर है, किसी को भी हो सकता है, ये हॉर्मोन्स की वज़ह से होता है, इसमें कोई ये अलग से कुछ वो चीज़ नहीं है कि आपको किसी चीज़ को लेके कोई डर लगे। जैसी लाइफ़ मेरी निकल के आई है, मेरी लाइफ़ उससे बहुत लाख गुना अच्छी ही होगी। इस चीज़ की मैं गारंटी लेती हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें जाना है, मैंने उन्हें पहचाना है। एक लड़की अपने लाइफ़ पार्टनर में अपने पिता को ढूँढती है और पिता अपनी बेटी के लिए एक ऐसा लाइफ़ पार्टनर ढूँढते हैं जिसमें कि
वो उसमें अपनी छवि देख पाएँ। जब मैंने अपने घर में बताया उसके कुछ टाइम बाद ही मैंने मतलब उनका घर में आना-जाना स्टार्ट हुआ, उनसे मिलना स्टार्ट हुआ। मैंने इस चीज़ को लेके मैंने सफाई नहीं दी, कभी मैंने अपने पापा को या मम्मी को मैंने ज़्यादा डीपली नहीं समझाया क्योंकि मेरा विश्वास था कि मैं कोई भी चीज़ करूँ फ़ोर्सफुली ना होके जो चीज़ वो दिल से एक्सेप्ट करे तो ज़्यादा अच्छा है। जब उन्होंने राजवीर का बर्ताव देखा, बर्ताव देखा और मेरे प्रति उनका प्यार देखा, तो वो उनको खुद ही हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करना ही पड़ा। उन लोगों ने हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट किया और बहुत ही धूमधाम से हमारी शादी हुई। सारे हमारी शादी में सारे रिचुअल्स हुए। सभी रिश्तेदार हमारी शादी में इनवाइट हुए और गुड़गाँव में दिसंबर 2021 में हमारी शादी हो गई। उसके बाद हम अब जो लाइफ जी रहे हैं, हम बहुत ही एक छोटी-सी हमारी फैमिली है, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर, उसके साथ ही हम एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ आज भी क्योंकि मैं एक मेल के साथ ज़िंदगी जी के आ चुकी हूँ और इनके साथ मैं ज़िंदगी जी रही हूँ। मुझे उसमें और इनमें मतलब ये नहीं लगा कि इन्होंने ट्रांज़िशन कराया है। मुझे ये परफ़ेक्ट मेल ही लगते हैं, बल्कि मेल से ज़्यादा ही लगते हैं क्योंकि इन्होंने मेरी लाइफ़ को सँभाला है, सँवारा है, मेरी और मेरी बेटी को एक नई ज़िंदगी दी है। हमारा एक यूट्यूब चैनल है, उसपे लोग कमेंट करते हैं कि मतलब एक लड़की से शादी की है। रिश्तेदार भी हैं, बहुत से ऐसे हैं जो पीठ पीछे बुराई करते हैं कि एक लड़की से शादी की है, एक लड़की से शादी की है। मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि लड़की से शादी की है, वो मुझे पता है कि मैंने किससे शादी की है और मुझे किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो लाइफ़ मैं जी रही थी या जो चीज़ें मैं फ़ेस करके आई थी, कोर्ट के चक्कर लगाना, अपनी बेटी को लेके एक डिप्रेशन की लाइफ़, कोई रिश्तेदार नहीं आया था मुझे सँभालने के लिए, कोई दोस्त नहीं आया था मुझे देखने के लिए। मैं अपनी लाइफ़ में आज बहुत खुश हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं। सबसे बड़ी बात कि आज मेरे साथ मेरे पेरेंट्स हैं, जो कि भगवान के बराबर होते हैं। एक भगवान और दूसरे पेरेंट्स दोनों का आशीर्वाद मेरे साथ है और इसी के साथ मैं अपनी लाइफ एक अपनी छोटी-सी फैमिली के साथ मैं जी रही हूँ।